नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जिन लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है, खंड शिक्षा अधिकारी एक बहुत ही अच्छी जॉब है। पीसीएस में बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी के समतुल्य आप उनको कई मामलों में नहीं मान सकते। कई मामले क्या है, वो अधिकार की बात करें या एक रुतबे की बात करें या अन्य कई चीजों की बात करें तो वो उससे बेहतर है। गाड़ी वगैरह भी मिल जाती है आपको, बजट आता है, आप गाड़ी से चलते हैं। तो परीक्षा कैसे आप पास करें, बाकी तो फॉर्म आएगा तो आपको सब पता ही चल जाएगा। तैयारी फॉर्म आने पे नहीं होगी, तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं अभी दो चार लोग आएंगे बताएंगे फॉर्म नहीं आया, ये सब क्या कर रहे हैं। फॉर्म तो अब आना है, बचपन से क्या कर रहे हैं, आप पढ़ ही तो रहे थे, है ना। तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है वो दो स्तरीय परीक्षा है। एक इसमें पेपर होता है प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स का एग्जाम जब आप पास कर ले जाते हैं तो प्रीलिम्स पास करने के बाद में आपको मेन एग्जाम देना होता है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। अब आप कहेंगे बड़ा आसान है। कठिन कोई परीक्षा नहीं होती है, लेकिन आसान भी कोई परीक्षा नहीं होती है। बहुत छोटी छोटी परीक्षाएं अगर आप सही से पढ़ते नहीं, आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से क्या तैयार करना है, तो आपके लिए कठिन हो जाती है। और बहुत सारे लोग खेलते खेलते ऐसे पेपर दे देते हैं, पास हो जाता है। ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन एक बेसिक नॉलेज, एक ट्रैक, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रैक सही नहीं पता है तो आप भटकते रहते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपको पास करके तभी मेन एग्जाम देना है। प्रीलिम्स एग्जाम पहले भी मैं बता चुका हूं, 120 क्वेश्चन का ये पेपर होता है। जीएस का पेपर होता है और एक ही पेपर होता है, दूसरा कोई पेपर इसमें नहीं होता है। जैसे आरओ में दो पेपर होते हैं, पीसीएस में दो पेपर होते हैं, इसमें एक ही जीएस का पेपर होता है। ये पेपर आपका 120 क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स का टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। अगर इसमें कट ऑफ की बात करें तो मान के चलिए लास्ट ईयर जो 2019 की वैकेंसी थी, जिसका पेपर 2020 में हुआ था, इसमें जो कट ऑफ गया था वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 60% नहीं पहुंच पाया था। 50 से 55% के बीच गया था। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है या मेरा जो सुझाव आपको रहेगा, मैं ये आपसे कहूंगा कि आप कम से कम 60 से 65% की तैयारी मान के चलिए। तो ये मान के चलिए कि 60 से 65 क्वेश्चन, 50% 60 क्वेश्चन हुए ना, तो इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो अपने को आप सेफ महसूस कर सकते हैं कि हम सेफ हैं और आप मेन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। सिलेबस हमने देख लिया पिछले वीडियो में, आप सर्च करेंगे आईएएस प्रेप टैगलाइन के साथ तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, इसको देख लेना ज्यादा जरूरी है। जो 2023 की, सॉरी 2019 की जो परीक्षा हुई थी, अब जो वैकेंसी आएगी वो मेरे ख्याल से 24 के नाम से आएगी। 23 के नाम से तो आने को रही, आते 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 इतना लंबा समय हो गया। अब ये कब आएगी तो वो वही बात है, फिर मैं वही जवाब दूंगा कि शासन और उसके बीच में कुछ बात चल रही है, आयोग के बीच में। भाई जो पता है वही बताएंगे। लेकिन हमारा काम है पढ़ाई कराना, पढ़ाई करना। तो उस लिहाज से मैं मान के चलता हूं कि वैकेंसी कभी भी आए आप तैयार रहिए। ठीक है। तो कहां से कितने क्वेश्चन इसमें आए थे, तो 2019 की जो वैकेंसी थी जिसमें 309 पोस्ट थे, उसमें 120 क्वेश्चन की ये ट्रेंड एनालिसिस है। और इस ट्रेंड एनालिसिस को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आए, कितने क्वेश्चन किस सेगमेंट से पूछे गए, और ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी से जो आप पढ़ना शुरू करेंगे उस पढ़ाई में आप उसी हिसाब से अपनी रूपरेखा तय कर पाएंगे जैसा यहाँ पर पूछा जाता है। इसको देखने के बाद मैं कुछ बातें और आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आपको जाननी चाहिए। इसको अगर मोटे तौर पर आप बांटे तो इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन दोनों को मिला के आप इतिहास कह सकते हैं। भाई इतिहास का जो सेक्शन होता है, इतिहास में अब यहाँ पे तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, लेकिन इतिहास में इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कला और संस्कृति, मैं तीनों को एक जोड़ के चलता हूं हमेशा। लेकिन अगर इतिहास की बात करा जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री, इन दोनों की अगर हम बात करें तो केवल 7 क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर आरओ की बात आप करें, कई बार, जैसे ये पेपर हर बार नहीं होता है, तो कई बार आपको मिलेगा कि एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई, कहीं पे मेडुअल हिस्ट्री के क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई। तो आप इस बार आए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ही क्वेश्चन मान के चले। इस ट्रेंड एनालिसिस को करने का सबसे बड़ा मकसद यही है मेरा, कि आपके दिमाग से ये हटा देना कि जितने आए थे उतने ही आएंगे, तो कोई छोड़ दीजिए, कोई पढ़ लीजिए, ऐसा कतई मत कीजिएगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 12 क्वेश्चन आए थे और कला और संस्कृति से 1 क्वेश्चन। कला और संस्कृति अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे
इंस्टीट्यूट को हमने देखा है या बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है कि कला और संस्कृति पे वो लोग लगभग मान के चलिए कि मोटे मोटे नोट्स आपको दे देते हैं और 25-30 क्लास ले लेते हैं। कला और संस्कृति अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहीं पर उसको पढ़ लीजिए, तो वो आपका तैयार हो जाएगा। तो हिस्ट्री से आप देखेंगे तो ये टोटल मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए थे। भूगोल में विश्व भूगोल और यहाँ पर बात करें तो भारत का भूगोल दोनों मिला के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। पर्यावरण से 3 क्वेश्चन आए थे। अब पर्यावरण बहुत बड़ा सेगमेंट तो नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम को आप इसमें सम्मिलित करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है, तो यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। विज्ञान से 12 क्वेश्चन आए थे। अब इस विज्ञान को अगर आप तोड़ेंगे तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। पहले क्या होता था, केवल जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता था और उसमें भी रोग दोग पूछ लिया जाता था, विटामिन पूछ लिए जाते थे, रोगों को दूर करने के उपाय यानी कि रोग और रोग का उपचार, ये बहुत महत्वपूर्ण होता था। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे प्रश्न पूछ लिए जाते थे, अंगों के बारे में कुछ पूछ लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कोई फैक्ट निश्चित ट्रेंड आप मान के मत चलिएगा। हो सकता है आपसे भौतिक विज्ञान के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाए, आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया जाए, तो यहां पर भी तीनों आप बराबर पढ़िएगा। जैसे मैंने कहा ना कि एंशिएंट मेडिवल आप छोड़ के मत जाइए। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप वही पढ़ा करें, मोटी मोटी किताबें, नीलकंठ शास्त्री आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना, और आपने उठा लिया मोटी सी किताब और आपने कहा कि हम आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव को भी पढ़ के तब जाएंगे, पूरी कहानी याद करके जाएंगे, है ना। आप मोटी मोटी किताबें अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो ये तो सही नहीं होगा इतिहास या किसी भी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अभी मैं बात करूंगा कि कैसे इसको सटीक तौर पर आप पास कर सकते हैं। तो विज्ञान से 12 क्वेश्चन आपके पूछे गए। राज्य व्यवस्था से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है किसी बार 12 भी हो जाए, किसी बार 8 भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी स्थिति है कि राज्य व्यवस्था से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे और 120 में 9 क्वेश्चन, ये मान के चलिए आपका 7-8% ये हो गया। तो 8% क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे जा रहे हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। और अर्थव्यवस्था से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थव्यवस्था का क्या सीन होता है, अब अर्थव्यवस्था में कोई मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, पुराने क्वेश्चन देख लीजिए और इसको रिलेट कर लीजिए करंट अफेयर से। तो इकोनॉमी जब करंट अफेयर से रिलेट होती है तो लगभग आपके 100% सवाल यहाँ पर हो जाते हैं। यूपी स्पेशल भी यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी एक अच्छा सीन था। लेकिन यूपी के क्वेश्चन इतने कठिन नहीं होते हैं जो कोई और ना कर पाए, लेकिन इस पेपर में थोड़े से कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको अभी क्वेश्चंस भी कुछ दिखाऊंगा, 2-4 क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। लोग कहते हैं कि पीसीएस का पेपर टफ होता है, बाकी पेपर सब जो होते हैं वो बड़े आसान होते हैं आयोग के, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि इस पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आरओ का पेपर अभी जो रद्द हुआ है, उस पेपर को आप देखिए, वो पेपर आपका एक स्तरीय पेपर था, एक ऐसा पेपर था कि आप मान सकते हैं कि वैसा पेपर नॉर्मली स्टेट के कमीशन, बहुत कम कमीशन है जो पूछ पाते हैं। राजस्थान में थोड़ा सा लेवल होता है और यूपी कमीशन तो यूपीएससी के बाद जाना ही जाता है। विविध से 8 क्वेश्चन, विविध का मतलब होता है कहीं राजधानी पूछ ली गई, कहीं पे करेंसी पूछ ली गई, कहीं पे कोई ऐसा टॉपिक पूछा गया जो एक से अधिक टॉपिक से रिलेटेड है, या मान के चलिए कि उसको किसी सेगमेंट में ऐसे नहीं रखा जा सकता, तो वहां से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ सब मिला के 16 क्वेश्चन यहाँ पर थे, ठीक ठाक मात्रा है, 120 में 16। और करंट अफेयर से 22 क्वेश्चन आए थे। तो एक ये ट्रेंड एनालिसिस हुई। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसी के हिसाब से अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना लेंगे। वो कहेंगे कि अब ऐसा ट्रेंड एनालिसिस हमने देख लिया तो चलो इतिहास छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर देखिए पर्यावरण से 3 ही आया तो पर्यावरण छोड़ देते हैं, और करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, और अर्थव्यवस्था से कम आए हैं तो इसको छोड़ देते हैं। कभी ये गलती मत कीजिएगा। इसको डिस्कस करने का केवल एक उद्देश्य है कि आप ये गलती ना करें। आपको यहाँ पर करना यह है कि कम से कम, अगर मोटे तौर पर अपने जीएस के सिलेबस को आप बांटेंगे तो वो इतिहास के बाद में भूगोल, भूगोल के बाद में एक पॉलिटी, एक साइंस, ठीक है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, इतने सेगमेंट तो ये हो ही गए। इसके बाद आप देखेंगे तो और क्या है, ये तो हो ही गया। इसके बाद में क्या बचा आपका, एक बचा आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर तो सबको पढ़ना ही है, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल।
इतने सेगमेंट पे आप इसको बांट सकते हैं। अब इतने सेगमेंट में जब आप इसको बांट सकते हैं तो एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी पेपर आपको देना हो तो ये चीज ध्यान रखिए कि किसी एक सेगमेंट के भरोसे वैसे मत जाइए कि इस बार इससे बहुत सवाल आ गए हैं तो अगली बार भी वैसे आएंगे। हालांकि ये पेपर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काफी कुछ बैलेंस था, यहाँ पर बहुत खराब स्थिति कहीं नहीं है। भाई ज्योग्राफी से थोड़े कम आपको लग रहे होंगे तो 20 हो जाते तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छे पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास से तो 20 क्वेश्चन ठीक ठाक ही हैं, बाकी पॉलिटी से ऐसे पूछे ही जाते हैं। यहां से आप 3-4 पोर्शन कोई चूज कर लीजिए। जैसे हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही होगा, कम पढ़ पाए या ज्यादा पढ़ पाए। ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा, पॉलिटी आपको पढ़ना होगा। और कई लोग साइंस नहीं पढ़ पाते हैं तो साइंस वाले यहाँ पर चले आए, यूपी तैयार कर लें। करंट अफेयर्स सबको पढ़ना है, जहां डबल टिक लगा है। तो हिस्ट्री भी सबको पढ़ना है, ज्योग्राफी भी सबको पढ़ना है, पॉलिटी भी सबको पढ़ना है, करंट अफेयर भी सबको पढ़ना है। यूपी में बहुत कुछ होता नहीं है, अगर यूपी पे 10 घंटे मेहनत कर ली जाए तो काफी सवाल आपके सही हो जाते हैं। पुराने सवालों से आधे से ज्यादा सवाल आ जाते हैं, कुछ करंट अफेयर से 1-2 आ जाते हैं, और ट्रेडिशनल सवाल बहुत सरल सवाल हैं। यूपी की ज्योग्राफी, यूपी का इतिहास, कहीं ना कहीं आप जो सामान्य ज्योग्राफी और सामान्य हिस्ट्री पढ़ते हैं जनरल, उसमें कहीं ना कहीं आप पढ़ लेते हैं तो वो हो जाएगा। अब छोड़ने में यही है कि कोई साइंस नहीं तैयार कर सकता तो वो छोड़ दे, एनवायरमेंट का अपना पुराना पेपर कुछ देख लिया छोड़ दिया, इकोनॉमी हो सकता है कि किसी ने नहीं किया, लेकिन कम से कम 5 पोर्शन तो करके जाने ही है ना। 5 तो इसको करके जाना ही है। 5 से कम अगर आप तैयार करके जाएंगे तो आपकी स्थिति बहुत सही नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने कहा कि 120 में मान के चलिए कि आपको 65 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं, 65 प्लस क्वेश्चन करने हैं। ये टारगेट आपका होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ, परसेंट आप निकालेंगे तो ये आपका 65% भी, सॉरी 55% के आसपास हुआ। 55% है ना, 12×5 = 60, हाँ 66 क्वेश्चन पे ये 55% हुआ। तो 55% और कट ऑफ ज्यादातर 65% के आसपास जाता है। अगर पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाता है। इस पेपर का कम गया था क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा पेपर नहीं था। आरओ में हाई जाता है क्योंकि लोग वहां पर हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 60 में 55 स्कोर कर लेते हैं, 56 कर लेते हैं, 52 कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही जीएस का पेपर है इसलिए बहुत हाई स्कोर नहीं जाता है। तो कोर पोर्शन अपना चुन लीजिए। मान लीजिए कि कोई पॉलिटी उसको नहीं अच्छी लगती है तो वो साइंस बैकग्राउंड का है, उसने बीएससी किया है, साइंस से बीटेक वाले भी तैयारी करते हैं तो वो लोग कर सकते हैं इसको। एनवायरमेंट बहुत आसान है, इसको भी आप करिए। कुल मिला के पढ़िए सारा, ये कोई भी सेगमेंट ना छोड़िए, मतलब कंप्लीट सिलेबस पढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है कंप्लीट सिलेबस आप पढ़िए, और कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है, पूरा पढ़ने के बाद में आपको अपना कोर पोर्शन चुनना है ना, कोर एरिया। और ये जो कोर एरिया है, ये कोर एरिया आपको पास कराएगा। तो ट्रेंड एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसी को लकीर का फकीर बन जाइए, वही पकड़ के अब आप तैयार करिए, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप इस तरीके से पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए। कोई पोर्शन आपको कमजोर लगता है तो उसको कोर पोर्शन में मत रखिए, ये काम आप करिए। अब लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वो जो नए लोग हैं उनको अभी तो यही नहीं पता है कि उनका कोर पोर्शन कौन सा है, कमजोर पोर्शन कौन सा है। तो ये भी आपको काम करना पड़ेगा और सारा कुछ आपको इसी से पता चलेगा।